हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 7 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने Y20 शिखर सम्मेलन की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की? तो इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में Y20 सम्मेलन इंडिया के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने Y20 सम्मेलन का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने शिखर सम्मेलन की थीम भी जारी की। इस अवसर पर पैनल चर्चा यंग अचीवर्स भी आयोजित की गई। चर्चा इस बात पर थी कि कैसे भारत अपनी युवा आबादी को महाशक्ति बनाने के लिए उपयोग कर सकता है। अगले 8 महीनों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न चर्चाओं और सेमिनारों के साथ 5 Y20 विषयों पर प्री समिट आयोजित किए जाएंगे। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप में भारत का फोकस सभी युवा लीडर को एक मंच पर लाने पर है, ताकि बेहतर करियर के लिए विचारों की चर्चा की जा सके। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत की अध्यक्षता के दौरान गतिविधियां वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होगी। Y20 शिखर सम्मेलन G20 नेताओं के एजेंडे पर चर्चा और बहस करने के लिए G20 देशों के युवा नेताओं को एक साथ लाने का एक कार्यक्रम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर तपन सेकिया ने असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता है। आइए हम इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव को प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सेकिया को प्रदान किया गया। उन्हें हेल्थ केयर, कैंसर केयर और पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तपन सेकिया वर्तमान में जसलोक अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विज्ञान के निदेशक है। असम सरकार ने असम गौरव और असम सौरभ पुरस्कारों के विजेताओं की भी घोषणा की। इस वर्ष के असम गौरव पुरस्कार के लिए कुल 15 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन किया गया और असम सौरभ पुरस्कार के लिए 5 व्यक्तियों का चयन किया गया। माजेला पर्यटन में, विनंदा हती बरुआ पर्यावरण और वन में, अतुल चंद्र बरुआ सामाजिक कार्य में, डॉक्टर जोगेश देवरी कृषि में आदि असम गौरव पुरस्कार के प्राप्त करता है। असम कैबिनेट ने 7 परियोजनाओं में डीपीआर तैयार करने के लिए एक सलाहकार के रूप में राज्य द्वारा संचालित राइट्स लिमिटेड की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। असम सरकार ने असम सिटी गैस वितरण नीति 2022 को भी मंजूरी दी है। असम सौरभ पुरस्कार विजेता कृष्णा राय कला और संस्कृति में, गिलबर्ट संगमा खेल फुटबॉल, नयन मोनी सेकिया खेल लॉन बाउल, डॉक्टर विनोय कुमार सेकिया विज्ञान, डॉक्टर शशिधर फुरकन हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस। तो ये सारे पुरस्कार हैं जिनके विजेताओं की सूची अभी असम ने जारी की है। तो इसमें असम वैभव, जो कि असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, और असम सौरभ और असम गौरव। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, फसाई ने किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर है वाराणसी कैंट। वाराणसी कैंट को फसाई ने ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया है। तो आइए ईट राइट स्टेशन के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे के वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने के लिए रेलवे स्टेशनों को यह प्रमाणन प्रदान करता है। फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के बारे में मानदंड स्थापित करते हैं। स्टेशन को 1 से 5 तक की रेटिंग वाली भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अनुसूचित तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। 5 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन का संकेत प्रदान करती है। प्रमाणन ईट राइट इंडिया आंदोलन का हिस्सा है और सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए फसाई द्वारा एक व्यापक प्रयास है। स्टार प्रमाणीकरण वाले अन्य रेलवे स्टेशनों में शामिल है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस संगठन को केंद्र ने आतंकी संगठन घोषित किया है? तो इसका उत्तर है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत केंद्र सरकार ने द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। 2019 में द रेजिस्टेंस फ्रंट गैर कानूनी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी गुट के रूप में अस्तित्व में आया। यह संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को फैलाने, आतंकियों की भर्ती करने, उनकी घुसपैठ कराने और पाकिस्तान से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी करने में शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना है कि TRF को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो इसका उत्तर है त्रिवंतपुरम, केरल में। तो आइए जानते हैं संग्रहालय के बारे में। यह स्पष्ट और प्रसिद्ध दोनों कहानियों को खजाना है। इसने भूतपूर्व त्रावणकोर साम्राज्य को दिखाया है, जो भारत की धरती पर किसी भी यूरोपीय शक्ति को हराने वाला एशिया का पहला साम्राज्य था। इसने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और शैक्षिक स्थान को उज्ज्वल किया है। इसे दुनिया के पहले ताड़ के पत्ते पाम लीफ की पांडुलिपि संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यह संग्रहालय त्रावणकोर के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का भंडार है, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक 650 वर्षों की अवधि तक फैला हुआ है। संग्रहालय में कोलाचेल की प्रसिद्ध लड़ाई का लेखा जोखा है, जिसमें बहादुर त्रावणकोर राजा जी अनिजम थिरुनाल मातडा वर्मा 1729 से 1758 ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। संग्रहालय ने 187 पांडुलिपियां है, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों की खान है। पांडुलिपियां 1249 से 1896 CE तक 6 शताब्दियों तक फैली हुई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है 6 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ये उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्धों के कारण अनाथ हो गए हैं। दिन का मुख्य उद्देश्य अनाथों द्वारा सामना की जाने वाली भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक चुनौतियों को उजागर करना है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस लोगों को संकटग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों की मदद करने के लिए उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इस दिवस की स्थापना फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एंड डेट्रेसेस द्वारा की गई थी। यूनिसेफ के अनुसार 1990 से 2000 के बीच अनाथों की कुल संख्या में वृद्धि हुई। 2001 के बाद से युद्ध अनाथों की अनुमानित संख्या में लगातार गिरावट आई है, लेकिन प्रतिवर्ष केवल 0.7% की दर से। यूनिसेफ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा जिसने एक या माता पिता दोनों को खो दिया है, उसे अनाथ माना जाता है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु के राज्यपाल ने। तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने तंजावुर के ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने हाल ही में कहा कि समय के साथ पूर्वोत्तर को लेकर देश का नजरिया बदल गया है और वे राज्य अब भारत की विकास गाथाओं का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य अब उभरते भारत की कहानियों का हिस्सा है, क्योंकि वे देश के अन्य क्षेत्रों के समान विकास और प्रगति की क्षमताओं और आकांक्षाओं के साथ बुदबुदा रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा कि समय बीतने के साथ पूर्वोत्तर के प्रति राष्ट्र का दृष्टिकोण बदल गया है और राज्य भारत की विकास गाथाओं में शामिल हो गया है। इसके प्रमुख बिंदु ये है। राज्यपाल ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग सबसे प्रभावशाली, मासूम, भावनात्मक ऊर्जा से भरे और उत्साही है। संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता से बंधे पूर्वोत्तर के लोग राष्ट्र के विकास में योगदान देने में साधन संपन्न रहे हैं। राज्यपाल ने उत्सव के प्रतिभागियों से तमिलनाडु और चेन्नई का दौरा करने का आग्रह किया, जो आध्यात्मिक और कलात्मक राजधानी है।
ऑक्टेव 2023 में भाग लेने वाले राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश है। ऑक्टेव 2023 SZCC केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में 3 जनवरी से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति बी चंद्र मोहन, राज्यपाल के प्रधान सचिव आनंद रावजी पाटिल, SZCC के निदेशक के गोपाल कृष्णन, भारतीय विद्या भवन चेन्नई के अध्यक्ष एन रवि और BBP के एन रामास्वामी के निदेशक शामिल थे। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा। कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश वाहन कबाड़ के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर है 11 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश। वाहन स्क्रैपिंग इकोसिस्टम में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 11 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल हो गए हैं। 117 निवेशकों ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं में दिलचस्पी दिखाई है। कुल आवेदनों में से 36 को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है। केंद्रीय बजट 21-22 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी। यह 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद और व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रस्ताव है। BMP नीति के विशेषताओं को बढ़ावा देने के लिए 16 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इस नीति के तहत सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25% तक छूट प्रदान करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसरो ने भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। 5 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की। इस सहयोग के माध्यम से इसरो द्वारा चिन्हित स्पेस टेक स्टार्टअप्स को माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप की आइडिया से लेकर यूनिकॉर्न तक उनकी यात्रा के हर चरण में सपोर्ट करता है। यह सहयोग AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे अत्याधुनिक तरीकों का उपयोग करके विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बड़ी मात्रा में उपग्रह डेटा के विश्लेषण और प्रसंस्करण में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बहुत लाभान्वित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट स्पेस इंजीनियरिंग से लेकर क्लाउड टेक्नोलॉजी, उत्पाद और डिजाइन, फंड जुटाने और बिक्री और मार्केटिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सलाह देकर स्पेस टेक स्टार्टअप्स का समर्थन करेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किस बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2,614 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। तो आइए जानते हैं इस परियोजना के बारे में। यह परियोजना सतलुज नदी पर बनेगी। इसकी क्षमता 382 मेगावाट होगी। इसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा 5 वर्षों में बनाया जाएगा। यह लगभग 4000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी। इस परियोजना में 71 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध और इसके सतह बिजली घर में 6 उत्पादन इकाइयां होगी। SJVN के अनुसार निर्माण कार्य शुरू होने के 63 महीनों के भीतर परियोजना को चालू किया जाना निर्धारित है। परियोजना को 70 अथवा 30 ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित किया जा रहा है। चालू होने पर उत्पादित बिजली का 13% हिमाचल प्रदेश सरकार को मुफ्त प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।